तो हम सबसे पहले बात करते हैं वॉबेल हाइपोथेसिस की। ठीक, वॉबेल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना, एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बना आपका, एमआरएनए। अब एमआरएनए अगर बना तो एमआरएनए का कुछ ऐसा एक सीक्वेंस होगा, मैंने मान लिया। ठीक, एमआरएनए का कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा और एमआरएनए पे क्या मौजूद होंगे, ये सारी को इनको क्या बोलेंगे, कोडॉन्स। ये सब क्या है, कोडॉन्स। ठीक, ये न्यूक्लियोटाइड और ये पूरा क्या हो जाएगा, कोडॉन्स। ये हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या हो जाएंगे, कोडॉन्स। तो अब मेरी बात करता हूं कि ये इन कोडॉन्स से, इन कोडॉन्स के रिस्पेक्ट में अमीनो एसिड जुड़ेंगे। इन कोडॉन्स के रिस्पेक्ट में क्या जुड़ेंगे, अमीनो एसिड। और उस अमीनो एसिड को जोड़ने का काम किसका होगा, आपका टीआरएनए का। उस अमीनो एसिड को जोड़ने का काम किसका होगा, टीआरएनए। अमीनो एसिड को जोड़ने का काम क्या किसका होगा, टीआरएनए। और टीआरएनए के ऊपर क्या मौजूद होंगे, एंटीकोडॉन्स। क्या मौजूद होंगे, एंटीकोडॉन्स। टीआरएनए के ऊपर क्या मौजूद होंगे, एंटीकोडॉन्स। एमआरएनए के ऊपर क्या मौजूद है, कोडॉन्स। टीआरएनए के ऊपर क्या मौजूद है, एंटीकोडॉन्स। और एमआरएनए के ऊपर क्या मौजूद है, कोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स और कोडॉन्स सेम हो जाएंगे। अगर एंटीकोडॉन्स और कोडॉन्स क्या हो जाए, सेम, एंटीकोडॉन्स और कोडॉन्स सेम हो जाएंगे तो ये वाला टीआरएनए यहां के जुड़ जाएगा। मेरी बात समझते रहना, इसका एंटीकोडॉन यहां लगाओ और दोनों क्या हो जाए, सेम, तो ये टीआरएनए यहां जुड़ जाएगा, फिर दूसरा टीआरएनए जुड़ जाएगा, फिर दोनों अमीनो एसिड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बस इतना बताना चाह रहा हूं कि कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स को जुड़ने के लिए, कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स को जुड़ने के लिए हमारे पास लेटर्स का मिलना आवश्यक है। किसका किसका, कोडॉन्स का किससे मिलना है, एंटीकोडॉन्स। ठीक, कोडॉन्स कितने लेटर से मिलकर बने हुए हैं, 3। ठीक, और एंटीकोडॉन्स भी 3। तो वॉबेल एक साइंटिस्ट थे, वो कहते थे कि अगर पहले लेटर का एंटीकोडॉन और दूसरे लेटर का एंटीकोडॉन सेम हो जाए, पहले लेटर का एंटीकोडॉन और दूसरे लेटर का एंटीकोडॉन अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबल है कि तीसरे लेटर पर मिसमैचिंग हो सकती है। पहले लेटर अगर सेम हो जाए और दूसरा लेटर क्या हो जाए, सेम, तो तीसरे लेटर पर मिसमैचिंग हो सकती है। ये किसने बताया था आपको, कौन से साइंटिस्ट थे, वॉबेल। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉबेल हाइपोथेसिस। तो एंटीकोडॉन्स और कोडॉन्स के बीच में अगर दो लेटर सेम हो जाएं तो तीसरे लेटर पर मिसमैचिंग पॉसिबल है। इसको क्या कहा जाता है, आपका वॉबेल हाइपोथेसिस। ये प्रोवाइड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टू द टीआरएनए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी टीआरएनए आएगा, अगर दो लेटर जुड़ गया तो तीसरा लेटर भी जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, अब उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। डिस्कार्ड कर देगा तो टीआरएनए कहां आगे जुड़ेगा उसको पता नहीं है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि एक बार आके जुड़ गया तो उसको जुड़ने देगा, समझ में आ रही है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे पास आरएनए की। तो बेसिकली मैं 3 तरह के आरएनए की बात करूंगा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आरआरएनए की। ये बातें हम सेल चैप्टर में कर चुके हैं, फिर से मैं कर रहा हूं। तो जो आरआरएनए की बात की जाएगी, आरआरएनए कहां बनता है, न्यूक्लियोलस। क्या बोलता है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री। क्या नाम देते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। याद आएगी नहीं, ठीक। तो न्यूक्लियोलस में क्या बनता है आपका, आरआरएनए। आरआरएनए स्मॉलर होता है, साइज में क्या होता है, छोटा। टोटल हमारे सेल में जितना भी आरएनए होता है उसका कितना परसेंट होता है, 80। ठीक, और बाइंड विद द प्रोटीन फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के साथ बाइंड करता है और क्या बनाता है, प्रोटीन। अभी हम देखेंगे कैसे ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक, एमआरएनए पे आके जुड़ेगा और क्या बनाने में मदद करेगा, प्रोटीन। उसके साथ साथ बात करेंगे कि ये जो आरआरएनए है स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है और कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि रिएक्शन को कैटालाइज भी कराता है और स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट करता है। ये कुछ फीचर्स है आरआरएनए की। ठीक, तो आरआरएनए क्या करेगा, हमारे सेल में कितना परसेंट है टोटल, 80%। सेल में टोटल कितना परसेंट है, 80%। कहां बनता है, न्यूक्लियोलस में। ठीक, अब अगर इसके साइज क्या होता है, छोटा, स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी, स्मॉलेस्ट आरएनए, टीआरएनए। स्मॉलेस्ट आरएनए, टीआरएनए। लार्जेस्ट आरएनए, एमआरएनए। और बीच का क्या हो जाएगा आपका, आरआरएनए। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, एम, और बीच में क्या हो जाएगा, आरआरएनए। ठीक, अगर मैं बात करूंगा तो प्रोटीन के साथ बाइंड कर, राइबोसोम एमआरएनए पे बाइंड करके प्रोटीन बनाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर और कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाएगा। एमआरएनए की बात करेंगे तो एमआरएनए कहां पर सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस में। ठीक, किससे सिंथेसाइज होता है, एचएनआरएनए से। एचएनआरएनए कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे, एचएनआरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक,
तो सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांसलेशन, लॉन्गेस्ट इन साइज। टोटल सेल में जितना आरएनए उसका कितना परसेंट है? 5। उसका लाइफ स्पैन कैसा है? सबसे कम। ई कोलाई में कितना है? 2 मिनट, और यूकैरियोटिक सेल में कुछ मिनट। क्या बोल रहे हो? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन गलत लिखा है। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से इतना देखो, अगर थोड़ा बहुत नहीं गलती है तो इतना तो समझ जाना चाहिए ना कि ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है आपका? एमआरएनए। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, जब हमारा आरएनए बनता है एमआरएनए, तो एमआरएनए से पहले कुछ सीक्वेंस छोड़ दिया जाता है और बाद में भी कुछ सीक्वेंस छोड़ दिया जाता है कि बिफोर इनिशिएटर कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। बिफोर इनिशिएटर कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन कुछ कोडॉन्स लगे होते हैं, उसके ऊपर कैपिंग होती है और उसके बाद क्या होती है? टेलिंग। मेरी बात समझना, इनिशिएटर कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के आगे पीछे देखो, ये मान लो इनिशिएटर पॉइंट है, ये मान लो स्टॉप पॉइंट है, तो इनिशिएटर पॉइंट क्या हो जाता है आपका? एयूजी, और इनिशिएटर साइड में क्या लगी होती है? कैप, और हमारी टेल की साइड क्या लगी होती है? टेल। स्टॉप की साइड क्या लगी होती है? टेल। तो ऐसा समझना, इनिशिएटर की साइड क्या लगी है? कैप, और स्टॉप की साइड क्या लगी है? टेल। तो इनिशिएटर और कैप के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ जगह छोटी होती है। उसी तरह स्टॉप और टेल के बीच में कुछ जगह छोटी होती है, इसको बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलेंगे? अनट्रांसलेटेड रीजन। क्यों? ट्रांसलेशन कहां शुरू होगा? ट्रांसलेशन कहां से शुरू होगा? इनिशिएटर कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन क्या है? एयूजी। ट्रांसलेशन कहां खत्म हो जाएगा? स्टॉप कोडॉन। और कहां खत्म हो जाएगा? स्टॉप कोडॉन। उसके आगे और उसके पीछे कुछ सीक्वेंस बचे रह जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक, और ये अनट्रांसलेटेड रीजन एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होता है। यानी कि अगर तुम्हें कपड़ा सिलवाना है, ठीक, तो अगर कपड़ा सिलवाने के लिए 1.1 मीटर कपड़ा शर्ट के लिए लगता है, तो दर्जी कहता है 1.2 मीटर कपड़ा लाओ, ताकि थोड़ा कपड़ा खराब हो जाए तो काम उसमें एडजस्ट कर लिया जाए। तो उसी प्रकार जो हमारा एमआरएनए है जो बनता है वो उसके साइज से थोड़ा सा ज्यादा बनता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो जो सीक्वेंस साइड में बचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। और अनट्रांसलेटेड रीजन किसके लिए जरूरी होता है? एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए। क्लियर? तो हमने 2 तरह के आरएनए पढ़े, आरआरएनए और एमआरएनए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टीआरएनए। टीआरएनए का साइज सबसे क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबल आरएनए। क्या बोलते हैं? सॉल्युबल आरएनए। अब टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में ये टीआरएनए क्या हो जाता है? डिसॉल्व। ठीक, यानी कि क्या हो जाता है? सॉल्युबल। तो टीआरएनए इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए एज इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। 1 मोलर Na सॉल्यूशन क्या होता है? मुझे याद नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडाप्टर आरएनए। क्या बोलते हैं? एडाप्टर आरएनए। ठीक, अब मैं क्या बोलता हूं, आपका बन गया, आपका एमआरएनए बन गया। आपका क्या बन गया है? एमआरएनए। एमआरएनए पे क्या लगे हुए हैं? कोडॉन्स। इन कोडॉन्स से यहां पर लाके क्या लगाना है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड को लाके कौन लगाएगा? टीआरएनए। अमीनो एसिड को लाके कौन लगाएगा? टीआरएनए। और टीआरएनए अमीनो एसिड को लाके लगाएगा, इसीलिए इसका क्या नाम हो जाता है आपका? एडाप्टर आरएनए। क्या बोलते हैं? एडाप्टर आरएनए। तो टीआरएनए बोले, सॉल्युबल आरएनए बोले, एडाप्टर आरएनए बोले, सब कुछ हम लोग क्या बोलेंगे? टीआरएनए। साइज सबसे छोटा साइज किसका होता है? टीआरएनए। स्मॉलेस्ट आरएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है? सिर्फ और सिर्फ 80 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक, कहां पर बनता है? न्यूक्लियस में। ठीक, टोटल हमारे सेल के अंदर जितना आरएनए होता है उसका कितना परसेंट है? 10 से 15%। ठीक, और ये किसके काम आता है? आपका अमीनो एसिड के जोड़ने के काम आता है। ठीक, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सबसे बड़ा आरएनए एमआरएनए, सबसे छोटा आरएनए, सबसे बड़ा एमआरएनए, सबसे छोटा टीआरएनए, सबसे ज्यादा आरआरएनए, सबसे ज्यादा आरआरएनए कितना? 80%। आरआरएनए सबसे ज्यादा होता है कितना परसेंट? 80%। अगर मैं बात करूंगा सबसे कम होता है कौन? एमआरएनए। कितना परसेंट? 15। कितना परसेंट? 5। अगर मैं बात करूंगा आपका टीआरएनए, उसका कितना परसेंट? 10 to 15%। कितने? 10 to 15%। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस के काम कौन आता है? प्रोटीन सिंथेसिस किस पर होता है? एमआरएनए। सवाल सुनते ना, प्रोटीन सिंथेसिस किस पे होगा? एमआरएनए। किसकी मदद से होगा? किसकी मदद से होगा? आरआरएनए। सुनना, किसकी मदद से होगा? आरआरएनए। और अमीनो एसिड को लाके कौन जोड़ेगा? टीआरएनए। तीनों काम करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस किस पर होगा? प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए।
कौन मदद करेगा? आरआरएनए। अमीनो एसिड को लाके कौन जोड़ेगा? टीआरएनए। क्लियर है कि नहीं? सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, एडाप्टर आरएनए, क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं टीआरएनए के कुछ स्ट्रक्चर। ठीक, तो टीआरएनए का कुछ स्ट्रक्चर सबसे पहला है 2D मॉडल और फिर आपका क्या है? 3D मॉडल। तो 2D मॉडल को प्रपोज किया था आर हॉली ने। ठीक, तो 2D मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने क्या बोला? टीआरएनए भी किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। टीआरएनए हो, आरआरएनए हो, एमआरएनए हो, सबसे किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड। सब किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं बात करूंगा टीआरएनए की, तो उसमें भी 3 एंड और 5 एंड होगा, हाँ या नहीं? टीआरएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है? 80 न्यूक्लियोटाइड। अभी कितना लिखा है? 72 to 80। तो टीआरएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से? 80। ठीक, तो इसमें भी एक एंड क्या होगा? 5 और दूसरा एंड क्या होगा? 3। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है हमारा टीआरएनए का। और इसको बताया गया था, इसको क्या बोला जाता है? आपका 2D मॉडल। 2D मॉडल किसने प्रपोज किया? आर हॉली। तो इसमें कुछ सीक्वेंसेस थे। पहली, थर्ड पोजीशन पे क्या लगी होती है? आपकी अमीनो एसिड। थर्ड पोजीशन पे क्या लगी होती है? अमीनो एसिड। ठीक, अब उसके पास 2 आर्म्स होती हैं। एक आर्म को क्या बोलते हैं? अमाइनो एसाइल रिकॉग्निशन लूप। एक आर्म को क्या बोलते हैं? अमाइनो एसाइल रिकॉग्निशन लूप। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या होता है? DHU लूप। क्या नाम होता है? DHU लूप। कुछ नहीं यार, देखो टीआरएनए, आरएनए क्या होगा? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, उसको तुम ऐसे मोड़ दो। ठीक, तो टीआरएनए का कुछ ऐसा 2D मॉडल प्रपोज किया गया था। किसने प्रपोज किया था? आर हॉली। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया? एक एंड क्या होता है? 5, दूसरा एंड क्या होता है? 3। तो 5 एंड से शुरुआत हुई, इधर एक सर्कल बना, उसको क्या नाम दे दिया गया? अमीनो एसाइल रिकॉग्निशन लूप या फिर DHU लूप। दूसरा क्या हो जाएगा? एंटीकोडॉन। तीसरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल आर्म। और चौथा क्या हो जाएगा? राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। इसको क्या बोलते हैं? T5C लूप। T5C लूप। ठीक, तो ये इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स। तुमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि तुमसे एक बार सवाल पूछा गया है कि एडिशनल आर्म यानी कि एक्स्ट्रा आर्म किसमें प्रेजेंट होती है? कौन से मॉडल में? 2D मॉडल। 2D मॉडल में क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा आर्म या फिर वेरिएबल आर्म। तो इसमें 3-4 कंपोनेंट है। टोटल कितने कंपोनेंट? 1 2 3 4 और 5। पहला कंपोनेंट का अमीनो एसिड, पहला कंपोनेंट अमीनो एसिड, दूसरा कंपोनेंट अमाइनो एसाइल बाइंडिंग लूप, तीसरा कंपोनेंट एंटीकोडॉन, चौथा कंपोनेंट वेरिएबल आर्म, पांचवा कंपोनेंट राइबोसोमल कंपोनेंट। ठीक, तो 5 कंपोनेंट होते हैं हमारे 2D मॉडल ऑफ टीआरएनए के। ठीक, 3D मॉडल किसने प्रपोज किया था? 3 मॉडल प्रपोज किया था किम एंड क्लग ने। किसने? किम एंड क्लग। ठीक, इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर गिवन बाय द किम एंड क्लग। तो किम एंड क्लग ने 3D मॉडल प्रपोज किया था। अभी हम यहां पर देखते हैं। ठीक, ये आपका क्या है? आपका टीआरएनए का मॉडल। ठीक, तो इसमें हमारा टीआरएनए दिखाई देगा। अब इसमें भी देखो सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है? आपका अमीनो एसिड, और उसके बाद एक कॉइलिंग हुई और नीचे क्या लगा? आपका एंटीकोडॉन। तो इसमें एक साइड क्या लगा है? अमीनो एसिड, और दूसरे साइड क्या लगा है? एंटीकोडॉन्स। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो एंटीकोडॉन्स किससे आके जुड़ेंगे? एमआरएनए। एंटीकोडॉन किससे आके जुड़ेंगे? एमआरएनए। ठीक, तो ये मान लो 5 to 3 क्या है आपका? एमआरएनए। एमआरएनए पे कुछ सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? एंटीकोडॉन। और जो एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज करेगा वो यहां पर आके जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो हमारे पास टीआरएनए के 2 मॉडल्स थे। 2D मॉडल प्रपोज्ड बाय आर हॉली, 3D मॉडल प्रपोज्ड बाय किम एंड क्लग। किम एंड क्लग ने जो मॉडल प्रपोज किया था वो इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर था। उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसमें 2 पॉइंट्स थे। एक साइड में हमारा अमीनो एसिड जुड़ता था और एक साइड में क्या प्रेजेंट होते थे? आपके एंटीकोडॉन्स। ठीक, तो ये सारी टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक, अब मेरी बात समझना, आपने सारी चीजें पढ़ी। ठीक, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे आरएनए से क्या बनाएंगे? प्रोटीन। अभी तक हमारी क्या बन चुकी है? आरएनए। आप सोचो, हमारे न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए किसमें हुआ? एमआरएनए। एमआरएनए कहां से बाहर आया? न्यूक्लियर पोर से। कहां पर आया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या चुका है? आपका एमआरएनए। और इस साइटोप्लाज्म में आए हुए एमआरएनए के ऊपर क्या बनेगी? प्रोटीन। प्रोटीन को, अब प्रोटीन किस पे बन रही है? एमआरएनए। किसकी मदद से बन रही है? आरआरएनए। कौन अमीनो एसिड को लाके जोड़ रहा है? टीआरएनए।
अमीनो एसिड को लाके टीआरएनए क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि उसके ऊपर क्या मौजूद है? एंटीकोडॉन्स। क्लियर है सारी चीजें कि नहीं? पक्का? कुछ डाउट हो तो बताओ। कुछ डाउट्स है? ठीक, फिर कल पूछते हैं, तब डाउट्स, सारे डाउट्स कल आ जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तो सारा का सारा आपका एमआरएनए पहुंच चुका है साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब साइटोप्लाज्म में एमआरएनए के ऊपर क्या बनेगी? प्रोटीन। प्रोटीन किसके मदद से बनेगी? अमीनो एसिड। किसकी मदद से? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड कहां से आएंगे? साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? जो हम खाना खाएंगे उसमें से जो अमीनो एसिड जाएंगे वही साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे। समझे कि नहीं? हमने खाना खाया तो खाने में क्या खाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन में हमने दाल खाई, हमारे पेट में गई, दाल पची तो दाल पचने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर क्या बचा होगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पची, अमीनो एसिड कहां है? ब्लड में। ब्लड के थ्रू कहां पहुंची? हर सेल में। सेल के कहां पहुंची? साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पहुंच चुकी है। अब जो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पहुंची उससे क्या जुड़ जाएगा? आपका टीआरएनए। उससे कौन जुड़ जाएगा? आपका टीआरएनए। समझते रहो। तुमने खाई दाल, तुमने अगर दाल खाई तो तुम्हारे अंदर क्या गया? प्रोटीन। प्रोटीन गया तो अब प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हुआ तो क्या अब्सॉर्ब हुआ? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड अब्सॉर्ब हुआ। अमीनो एसिड कहां गया? ब्लड। ब्लड से कहां गया? सेल। सेल से कहां गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में जाके किससे जुड़ जाएगा? टीआरएनए। अमीनो एसिड किससे जुड़ जाएगा? टीआरएनए। हर तरह के अमीनो एसिड के लिए क्या होगा? अलग अलग तरह का टीआरएनए। हाँ या नहीं? कितने तरह के अमीनो एसिड? 20। तो कितने तरह का टीआरएनए? 20। कितने तरह की अमीनो एसिड? 20। कितने तरह का टीआरएनए? 20। क्लियर है कि नहीं सारी चीजें? पक्का? पक्का? ठीक, तो हमारे पास बहुत सारे, नहीं 20 तरह का टीआरएनए नहीं होगा, 61 तरह का टीआरएनए होगा। कोडॉन्स की बात करी जाएगी नालायकों। ठीक, हमारे पास टोटल कितने कोडॉन्स होंगे? अमीनो एसिड कोडिंग कोडॉन कितने हैं? 61। तो कितने तरह के टीआरएनए होंगे? 61। और वो 61 तरह के कोडॉन्स कितने तरह के अमीनो एसिड बनाएंगे? 20। सारी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, तो आपने जो प्रोटीन खाई वो जाके टीआरएनए से जुड़ गई, इतना याद रख लो। जो आपने प्रोटीन खाई वो प्रोटीन डाइजेस्ट होके वो आपके टीआरएनए से जाके क्या चुकी है? जुड़ चुकी है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक, तो ट्रांसलेशन की बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कन्वर्टेड टू द लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज क्या हो गई? किसकी बात कर रहा है? एमआरएनए। एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लिक एसिड की तो है। एमआरएनए का एक तरह का न्यूक्लिक एसिड। तो एमआरएनए न्यूक्लिक एसिड है। एमआरएनए से हम क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड की इंफॉर्मेशन किसमें बदल गई? प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड। तो दैट कन्वर्जन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू द अमीनो एसिड, इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस ऑन एमआरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होती है? एमआरएनए। ठीक, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। तो अमीनो एसिड कैसे जोड़ेगी कौन डिसाइड करेगा? एमआरएनए पे मौजूद कोडॉन्स। एमआरएनए पे कोडॉन्स मौजूद होंगे नहीं, और जिस सीक्वेंस से कोडॉन मौजूद होंगे उसी सीक्वेंस से हमारी अमीनो एसिड जुड़ेगी। हाँ या नहीं? अगर मान लो एमआरएनए पर पहला कोडॉन AUG है तो कौन सी अमीनो एसिड आके जुड़ेगी? समझे कि नहीं? अगर एमआरएनए पर हमारा सीक्वेंस क्या है आपका? AUG, तो पहली अमीनो एसिड कौन सी जुड़ेगी? मेथियोनिन। अगर दूसरा सीक्वेंस UUU है तो कौन सी अमीनो एसिड जुड़ेगी? फिनाइल एनेलिन। अगर तीसरा सीक्वेंस UGG है तो कौन सी अमीनो एसिड जुड़ेगी? ट्रिप्टोफैन। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो जिस सीक्वेंस में एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स लगे होंगे उसी सीक्वेंस में वहां पर आके अमीनो एसिड जुड़ेगी। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है और हर तरह का प्रोटीन एक प्रोटीन से दूसरे तरह का होता है। कैसे? अमीनो एसिड तो 20 ही तरह की, लेकिन 20 तरह की अमीनो एसिड को अगर हम अलग अलग तरह से जोड़ें तो कितने तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं तुमको क्या दे दूं? 20 तरह के मोती दे दूं, 20 कलर के मोती। अगर मैं तुम्हें 20 कलर्स के मोती दे दूं तो आप लोग कितने डिफरेंट टाइप की मालाएं बना सकते हैं, है कि नहीं? मतलब अनंत बना सकते हैं, अनंत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि नहीं? 20 तरह के मोतियों के अनंत कॉम्बिनेशन। इसी तरह हमारे पास कितने अमीनो एसिड है? 20। तो उस 20 तरह के अमीनो एसिड से अनंत तरह की प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं। बस हमको क्या करना है? सीक्वेंस को क्या कर देना है? बदल देना है। ठीक, तो अब हम वही देखेंगे कि ये सीक्वेंस कौन डिसाइड कर रहा है आपका? एमआरएनए।
सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, तो अब ट्रांसलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर आपको मैं आसानी से समझाऊंगा। ठीक, ट्रांसलेशन कैसी प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स। कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? 6। 5 ही लिखा हुआ है, 5 बढ़ाएंगे फिर। इसमें 6 भी बढ़ा दिया जाएगा, क्या करना है, एक छोटा सा स्टेप और बढ़ा देंगे। सुनो मेरी बात, तो इसमें टोटल कितने स्टेप है? 5। ठीक, पहला स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहला स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए। सब कुछ सुनते रहना, एक एक शब्द बताया जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। बड़े आसान है कि नहीं? सबसे पहले क्या करना है? अमीनो एसिड को एक्टिवेट, फिर टीआरएनए को क्या करना है? चार्ज, फिर क्या करना है? इनिशिएट, इलोंगेट और टर्मिनेट। इनिशिएट, इलोंगेट और टर्मिनेट। बहुत आसान है, आराम से समझना, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, अब अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने का क्या मतलब है? ठीक, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने का क्या मतलब है? आप देखते हैं कि आपने जो प्रोटीन खाई, जो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड बनी, और वो अमीनो एसिड आपके कहां पहुंच चुका है? साइटोप्लाज्म में। अमीनो एसिड कहां पहुंच चुका है? साइटोप्लाज्म। तो अमीनो एसिड किसके साथ कंबाइन करेगा? एटीपी। अमीनो एसिड किसके साथ कंबाइन करेगा? एटीपी। और एटीपी कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। क्या है? अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज के प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो, अमीनो एसिड से क्या जुड़ा? एटीपी। अमीनो एसिड से क्या जुड़ा? एटीपी। और एटीपी से क्या जुड़ा? एंजाइम। अमीनो एसिड से एटीपी, एटीपी से एंजाइम। तो क्या बन गया? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और क्या निकल गया? फॉस्फेट ग्रुप। कितने फॉस्फेट ग्रुप निकले होंगे? कितने? 2। एटीपी से अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप निकलेंगे तभी तो एएमपी बनेगा, हाँ या नहीं? एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता तो एडीपी। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो आपका क्या बन गया? आपका अमीनो एसिड एटीपी के साथ कंबाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो क्या बन गया आपका? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक, हमारे पास कितने तरह की अमीनो एसिड? 20। हमारे पास 20 तरह के अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। कितने तरह की अमीनो एसिड? 20। तो कितने तरह के अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम? 20। तो वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। इन दिस रिएक्शन amino acid is combined with ATP, reaction is catalyzed by amino acyl synthetase enzyme. ठीक, अब एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो जितने तरह के अमीनो एसिड उतने तरह का अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था? एक्टिवेट। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? एनर्जी देना। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? एनर्जी देना। एनर्जी किसको दी गई? किसको? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को तुमने क्या दी? एनर्जी। किसकी मदद से दी? एंजाइम। हाँ समझ में? तो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? बन गया। तो कितने तरह के अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं? कितने तरह के? 20। 20 तरह के अमीनो एसिड, 20 तरह का एंजाइम, तो 20 तरह के कॉम्प्लेक्स। तो 20 तरह के अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? 20 तरह के अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गए। पहले प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या जुड़ गया आपका? एटीपी। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए। अब टीआरएनए को क्या करना है? चार्ज। हमारे पास कितने तरह के अमीनो एसिड कोडिंग कोडॉन? सुनते रहना, हमारे पास कितने तरह के अमीनो एसिड कोडॉन? 61। तो कितने तरह के टीआरएनए? 61। कितने तरह के टीआरएनए? 61। ठीक, अब मेरी बात समझना, इस टीआरएनए के ऊपर अब क्या जुड़ जाएगा आपका? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ा? टीआरएनए के साथ। तो टीआरएनए के साथ अब क्या जुड़ गया? अमीनो एसिड। और एंजाइम और एएमपी क्या हो गया? अलग। मेरी बात सुनना, अब हमारा टीआरएनए के साथ क्या जुड़ गया आपका? टीआरएनए के साथ तो जुड़ गया अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को किसके साथ जोड़ना है? टीआरएनए के साथ। समझ पा रहे हो कि नहीं? सबको समझ में आ रही बातें? पहले हमने क्या किया? अमीनो एसिड को क्या किया? एक्टिवेट। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के बाद उसको किससे जोड़ दिया? टीआरएनए से। तो हमारा टीआरएनए के साथ क्या जुड़ चुका है? अमीनो एसिड।
तो ये हमारा टीआरएनए, टीआरएनए के साथ क्या जुड़ गई, अमीनो एसिड, और ये हमारे क्या है, एंटी कोडॉन्स। क्या है हमारे, एंटी कोडॉन्स। तो हमारी जो अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम है वो अलग अलग तरह के टीआरएनए को चुनेगा और अपना पूरा सीक्वेंस बना देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि सुनते रहो, ठीक, मान लो इस सेल में हमने प्रोटीन खाई और प्रोटीन अंदर आई मेथियोनिन। कौन सी प्रोटीन आई, मेथियोनिन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक, हमने कोई प्रोटीन खाई और उस प्रोटीन से अब्सॉर्ब होकर कौन सी अमीनो एसिड आई, मेथियोनिन। ठीक, ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस को हटा दे रहे हैं। ठीक, अब मेथियोनिन अंदर आई तो मेथियोनिन किसके साथ जुड़ी होगी, एटीपी। मेथियोनिन किसके साथ जुड़ी होगी, एटीपी, और किसके प्रेजेंस में, एंजाइम। क्या बनाया होगा, मेथियोनिन एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। हाँ या नहीं, समझते रहो बच्चों। ठीक, आपने खाई दाल, दाल में क्या था, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या था, अमीनो एसिड। कौन सी अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं, मेथियोनिन। तुम्हारी मेथियोनिन बॉडी में अब्सॉर्ब हुई, बॉडी में अब्सॉर्ब हुई और आपके साइटोप्लाज्म में मेथियोनिन पहुंची। जब आपके साइटोप्लाज्म में मेथियोनिन पहुंची तो किसके साथ कंबाइन की, एटीपी। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम। क्या बन गया आपका, मेथियोनिन एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, मेथियोनिन एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। पक्का। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो आपका मेथियोनिन एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ेगा, टीआरएनए। किसके साथ, टीआरएनए। और ये टीआरएनए के अंदर जो एंटीकोडॉन्स है किस सीक्वेंस में होने चाहिए, इस टीआरएनए के अंदर एंटीकोडॉन्स किस सीक्वेंस में होने चाहिए, बताओ बताओ। एयूजी का वो बताओ उल्टा, एयूजी का उल्टा क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, यूएसी। क्या हो जाएगा, यूएसी। तो इस टीआरएनए के ऊपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यूएसी। इस टीआरएनए के ऊपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यूएसी। और ये मेथियोनिन आके किसके साथ जुड़ जाएगी आपकी, ये मेथियोनिन किसके साथ जुड़ जाएगी, टीआरएनए के साथ। और एंजाइम और एएमपी क्या हो जाएंगे, अलग। समझ पा रहे हैं आप सारी चीजें। तो कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स का रिलेशन समझ पा रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है। तो हमारे पास जितने तरह के टीआरएनए हो गए उतने तरह की अमीनो एसिड उस पे आके जुड़ जाएगी। आपका क्या तैयार हो गया, टीआरएनए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वैसे समझे, पहला स्टेप। जिसको नहीं समझ में आ रहा है सिंपल चीज को सिंपल रखे। पहला स्टेप याद रखे कि एक्टिवेशन हुआ, किसका एक्टिवेशन, टीआर, किसका, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन का मतलब क्या है, अमीनो एसिड किससे जुड़ी, एटीपी। दूसरा स्टेप क्या है, चार्ज टीआरएनए। तो टीआरएनए किसके साथ चार्ज हो गया, अमीनो एसिड। ठीक, अब हमारे सेल के अंदर बहुत सारे चार्ज टीआरएनए मौजूद हैं। क्या मौजूद है, चार्ज टीआरएनए। किसको बातें नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, बताते हैं। और किसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, सुनते रहो। ठीक, ठीक, अब हम सुन लो, बातचीत बिल्कुल भी नहीं, आपको आसानी से समझाने की कोशिश की जा रही है। ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन में पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, अब अमीनो एसिड को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे। हमने खाना खाया, खाने में प्रोटीन थी, प्रोटीन कहां पहुंच गई आपकी, साइटोप्लाज्म। कहां प्रोटीन है, साइटोप्लाज्म। तो कोई भी अमीनो एसिड कहां पर आ गई, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड आ गई, ये अमीनो एसिड किससे जुड़ेगी, एटीपी। किससे जुड़ेगी, एटीपी। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम। और क्या बना लेगा, बताओ, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। बात सुन रहे कि नहीं, कि तुमने कोई भी प्रोटीन खाई, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हुआ, अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जो हमारा अमीनो एसिड पहुंचा, तो वो अमीनो एसिड किसके साथ कंबाइन किया, एटीपी। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम। क्या बन गया आपका, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, पहला स्टेप। ठीक, अब दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूंगा, दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूंगा तो हमारा अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिवेट। क्यों एक्टिवेट हो गया, क्योंकि अमीनो एसिड के ऊपर क्या लग गया, एएमपी। क्या लग गया, एनर्जी। क्या लग गई, एनर्जी। क्या लग गई, एनर्जी। दूसरा स्टेप क्या है आपका, चार्ज टीआरएनए। क्या मौजूद है, चार्ज टीआरएनए।
ठीक, अब क्या करेगा, ये जो अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ेगा, टीआरएनए, किसके साथ, टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। और अब क्या बना लेगा, अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ जाएगा, टीआरएनए। तो अमीनो एसिड जुड़ जाएगा आपका टीआरएनए के साथ, और हमारे क्या अलग हो जाएंगे, AMP, और क्या अलग हो जाएगा, एंजाइम। अब ये एंजाइम फिर से किसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरी अमीनो एसिड के साथ, हाँ या नहीं। और ये AMP फिर से किसके साथ जुड़ जाएगा, फॉस्फेट के साथ, क्या बना लेगा, एनर्जी। समझ पा रहे कि नहीं, तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी। समझ में आई बातें, क्लियर है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, पहले एक्टिवेशन का मतलब है अमीनो एसिड पे क्या लग गया, ATP। चार्जिंग का मतलब क्या है, अमीनो एसिड किससे जुड़ गया, टीआरएनए। क्लियर बात है कि नहीं, ठीक। अब मेरी बात समझो। अच्छा अब एक बात बताओ, ठीक, जो न्यूक्लियस से हमारा mRNA बाहर आया था उसमें कैप और टेल लगी थी कि नहीं, जो mRNA न्यूक्लियस से बाहर आया था उसमें क्या लगी थी, कैप भी लगी थी और टेल भी। कैप किस एंड पे लगी थी, टेल किस एंड पे, 3, ठीक। अब हमारा यहां से शुरुआत होती है, एक साइड कैप लगी, एक साइड टेल लगी है, हमारा mRNA है। mRNA कैप के साइड कौन सा अमीनो एसिड होगा, कौन सा, इनिशिएटर कोडॉन, क्या हो जाएगा, AUG, क्या हो जाएगा, AUG। तो देखते रहो, ये हमारी क्या है, 5 एंड, 5 एंड पे क्या लगा होगा, कैप, 5 एंड पे क्या लगा होगा, कैप, और 3 एंड पे क्या लगा होगा, टेल। 5 एंड पे कौन सा कोडॉन होगा, इनिशिएटर, कौन सा कोडॉन, AUG। 3 एंड पे क्या होगा, AUA, ये कैसा है, स्टॉप कोडॉन। समझ में आ रही सीक्वेंसिंग कैसे, ठीक। अब मेरी बात समझना, 5th एंड पर इनिशिएटर कोडॉन है, और इनिशिएटर कोडॉन के ऊपर आके लगेगा आपका 30S RNA की सब यूनिट, क्या लगेगी आपकी, 30S RNA की क्या जुड़ जाएगी, सब यूनिट। और इस 30S RNA की सब यूनिट जुड़ गई, यहां पे कौन सा सीक्वेंसिंग है, AUG, क्या हो जाएगा, AUG। तो ऐसा समझना, मेरी बात समझना, ठीक, कि आपका mRNA था, mRNA पर 30S RNA आके जुड़ गया, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको बोलते हैं 30S mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देंगे, 30, एक सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका नाम होता है 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। mRNA के ऊपर कौन सी राइबोसोम की सब यूनिट आके लगी, 30, तो क्या बन गया, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। और 30S mRNA कॉम्प्लेक्स कौन सा साइड बना, 3 की 5, अब 5 एंड पे क्या लगा हुआ है, कैप। तो मैंने वहां बताया था कैप किसके में मदद करती है, कैप किसके में मदद करती है, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स के बनने में। कैप किस में मदद करती है, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स के बनने में। क्लियर है कि नहीं, वहां पे लाइन लिखी हुई थी, हाँ या नहीं, बहुत कम लोगों ने देखी होगी वहां पे, हाँ हाँ हाँ, कैपिंग के पहले, तो उससे नहीं शुरू होता है, जहां पर इनिशिएटर कोडॉन होगा वहीं से तो शुरू होगा। मेरी बात सुनो, जहां पर इनिशिएटर कोडॉन लगा होगा वहीं से तो ट्रांसलेशन शुरू होगा। इनिशिएटर कोडॉन के ऊपर अगर कोई सीक्वेंस है तो तुमसे उससे क्या मतलब, बात सुन में आ रही कि नहीं। तो देखो क्लास में बहुत सारी चेयर्स हैं, ठीक, लेकिन कुछ चेयर्स खाली भी तो रहती हैं। तो जहां पर अगर रोल नंबर के हिसाब से सबको बैठाला जाए तो जहां पर रोल नंबर 1 लिखा होगा वहीं तो बैठोगे, भले ही आगे की 4 सीट क्या हो खाली, उससे मतलब नहीं है। तो जहां पर इनिशिएटर कोडॉन लगा होगा वहीं से तो ट्रांसलेशन शुरू होगा, भले ही उससे 4 कोडॉन पहले लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या बात है भाई, क्या कोई डिस्टर्बेंस है, कोई दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। समझते रहो सारी बातें, ये देखते जाओ। ये आपका है mRNA, ये आपका है mRNA, और ये mRNA आपका साइटोप्लाज्म में आ चुका है। और इस mRNA के ऊपर आगे लगी है कैप और पीछे लगी है टेल। आगे क्या लगी है, कैप, पीछे लगी है टेल। एक जगह इसमें क्या लगा हुआ है, स्टार्टर कोडॉन, एक जगह क्या लगा हुआ आपका, स्टॉप कोडॉन। क्या लगा हुआ आपका, स्टार्टिंग कोडॉन, और क्या लगा हुआ है, स्टॉप कोडॉन, ठीक। अब आप कुछ बातें देखें, ठीक, स्टार्टर कोडॉन, स्टॉप कोडॉन लगा हुआ है। अब यहां पर स्टार्टर कोडॉन लगा हुआ है, अब यहां पर इस mRNA के ऊपर क्या होना है, ट्रांसलेशन। क्या होना है, ट्रांसलेशन। हमने अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया है, टीआरएनए को चार्ज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस पर यहां पर राइबोसोम की छोटी यूनिट, कौन सी यूनिट,
30s यूनिट किससे आके कंबाइन करेगी, किससे कंबाइन करेगी, mRNA। 30s की यूनिट किससे कंबाइन करेगी, mRNA। तो क्या क्या बन जाएगा, 30s mRNA कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, 30s mRNA कॉम्प्लेक्स। 30s mRNA कॉम्प्लेक्स बनाने में कौन मदद करता है, कैप। कौन मदद करती है, कैप। तो जो कैपिंग होती है, जो 5 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा होता है कैप के बनने में, कैप लगा होता है, तो कैप 30s mRNA कॉम्प्लेक्स बनने में मदद करता है। इतनी बातें क्लियर, पक्का है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये कैप लगी है, कैप किसमें मदद कर रही है, 30s mRNA कॉम्प्लेक्स बनने में। 30s mRNA कॉम्प्लेक्स किसके ऊपर बनता है, mRNA के ऊपर। mRNA के ऊपर आके क्या लगता है, 30s rRNA। क्या लगता है, 30s rRNA। पक्का। तो 30s rRNA लाके यहां पे लग गया। अब आगे क्या होगा, आगे यहां पर हम देखते हैं, समझते रहना, बहुत आसान है। ठीक, अब हमारा 30s आके लग चुका है किसके ऊपर, mRNA के ऊपर। क्या बन चुका है, 30s mRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक, 30s mRNA कॉम्प्लेक्स बन चुका है। यहां पर कौन सा कोडॉन लगा हुआ है, AUG। तो पहली अमीनो एसिड आके कौन सी जुड़ेगी, यहां पर कौन सी अमीनो एसिड जुड़ेगी, कौन सी अमीनो एसिड, मेथियोनिन। पहला अगर इनिशिएटर कोडॉन AUG तो कौन सी अमीनो एसिड जुड़ेगी, मेथियोनिन। कौन लेकर आएगा, tRNA। tRNA को कौन बनाएगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड tRNA से तो जुड़ती थी, तभी तो RNA चार्ज होता था, हाँ या नहीं। बात समझना, हमारी जो अमीनो एसिड पहले क्या होती है, एक्टिवेट, उसके बाद क्या होती है, चार्ज। एक्टिवेट कौन करता है, ATP। चार्ज कौन कब होती है, जब वो किसके साथ जुड़ती है, tRNA। तो tRNA किसको लेकर आ रहा है, आपका अमीनो एसिड। कौन सी अमीनो एसिड, मेथियोनिन। पहली अमीनो एसिड मेथियोनिन। जैसे पहले अमीनो एसिड मेथियोनिन लगती है, बड़ा वाला rRNA कहता है मैं भी आके जुड़ूंगा। कौन आके अब जुड़ता है, बड़ा वाला mRNA। कौन जुड़ जाएगा, 50s mRNA। कौन जुड़ेगा अब, 50s mRNA। समझ पा रहे हो कि नहीं। mRNA था, mRNA के ऊपर AUG था, AUG के ऊपर आके कौन जुड़ा, AUG के ऊपर आके कौन जुड़ा, 30s के जुड़ने के बाद कौन जुड़ा, मेथियोनिन का tRNA। कौन जुड़ा, मेथियोनिन का tRNA। मेथियोनिन का tRNA जुड़ने के बाद कौन जुड़ा, 50s rRNA। स्टेप समझना। ठीक, तो इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले कौन जुड़ेगा बताओ, 30s rRNA। उसके बाद कौन जुड़ेगा आपका, मेथियोनिन। मेथियोनिन का tRNA, हाँ या नहीं। उसके बाद कौन जुड़ेगा आपका, 50s rRNA। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है। सबसे पहले कौन जुड़ेगा, उसके बाद मेथियोनिन का tRNA, उसके बाद 50s rRNA। 50s का rRNA जुड़ता है, 50s का क्या जुड़ता है, rRNA। जुड़ गया कि नहीं। तो इसमें 2 साइट होती है। कौन सी 2 साइट, 2 साइट होती है। एक साइट का नाम है P साइट, एक साइट का नाम है A साइट। एक साइट का क्या नाम है, P साइट, एक साइट का नाम है A साइट। P साइट का नाम है पेप्टाइडल साइट। क्या नाम है, पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट क्या बनाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड। समझना, पेप्टाइडल साइट क्या बनाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड। ए साइट का क्या नाम है, एक्सेप्टर साइट। क्या नाम है, एक्सेप्टर साइट। वो किसको एक्सेप्ट करेगी, tRNA को। किसको एक्सेप्ट करेगी, tRNA। समझते रहना, वेरी सिंपल। ठीक, ये कौन सी यूनिट है, 50s rRNA। क्या है, 50s rRNA। कितनी साइट, P साइट और A साइट। P साइट पेप्टाइडल साइट, A साइट एक्सेप्टर साइट। अब मेरी बात समझना, जो आपका पहला tRNA लगा था वो कौन सी साइड में था, P साइड। A साइड क्या थी, खाली। A साइड क्या थी, खाली। अब यहां पर इस mRNA के ऊपर ऐसे सीक्वेंसिंग तो बहुत सारी होगी। अब ये जो 3 लेटर की सीक्वेंसिंग होगी उसके बेसिस पर दूसरा tRNA आएगा। जो ये 3 लेटर की सीक्वेंसिंग होगी इसके बेसिस पर कौन आएगा, अगला tRNA। और अगला tRNA कौन सी साइड में आएगा, A साइड। अगला tRNA कौन सी साइड में आएगा, A साइड। समझते रहना, समझ में आ रही बात की नहीं। ठीक, mRNA है, mRNA के ऊपर आके क्या जुड़ा, क्या 30s rRNA। mRNA के ऊपर 30s rRNA के बाद मेथियोनिन का tRNA। उसके बाद क्या, 50s rRNA में कितनी साइड, 2। कौन कौन सी, P और A। P फॉर, A फॉर
जो पहला टीआरएनए वो कौन सी साइड में है, पी, ए साइड क्या है, खाली। अब ए साइड में क्या आएगा, अगला टीआरएनए, ए साइड में क्या आएगा, अगला टीआरएनए, ए साइड में अगला टीआरएनए आ गया, दोनों टीआरएनए हो गए। अब दोनों टीआरएनए के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन बनाएगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। और 50S के अंदर कुछ सब यूनिट्स होती है ना, 50S के अंदर कुछ सब यूनिट्स होंगी, उन एक सब यूनिट का नाम है 23S। हाँ या नहीं, 50S के अंदर एक सब यूनिट है, उसका क्या नाम है, 23S। और वही 23S एंजाइम की तरह काम करती है। जो इस 50S के अंदर सब यूनिट है 23S, वही किसकी तरह काम करती है, एंजाइम की तरह। और कौन सा एंजाइम होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। जैसे ही, सुनते रहो, जैसे ही दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसे ही दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये छोटा वाला और बड़ा वाला आगे बढ़ेंगे, छोटा वाला बड़ा वाला क्या बढ़ेगा, आगे। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ये टीआरएनए क्या हो जाएगा, अलग। जैसे ही इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड, पहला वाला टीआरएनए क्या हो जाएगा, अलग। देखो पहला वाला टीआरएनए कहां चला गया, अलग। और ये चेन कहां बढ़ गई, आगे। तो जो सेकंड वाला था वो कहां पर आ गया, पी साइड में। पहले जो एक्सेप्टर साइड में था, कहां पहुंच गया, कौन से, पेप्टाइडल साइड। और पेप्टाइडल साइड, फिर ए साइड क्या हो गई, खाली। ए साइड में क्या आएगा, अगला टीआरएनए। ए साइड में क्या आएगा, अगला टीआरएनए। फिर क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये कहां जाएगा, आगे। और ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। कुछ लोगों को बातें नहीं समझ में आई होंगी, मैं समझाता हूं, सुनते रहना। तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हुआ। आपका एचएनआरएनए एमआरएनए बना, एमआरएनए आपका न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में क्या है आपका, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में। अब आपका ट्रांसलेशन होना है। ट्रांसलेशन होने के लिए आपके अमीनो एसिड एक्टिवेट हुए और टीआरएनए चार्ज हुए। पहले दो स्टेप तो याद ही कर लेना, क्या हो जाएंगी, अमीनो एसिड एक्टिवेट, टीआरएनए चार्ज। बहुत सारे चार्ज टीआरएनए रखे हुए हैं। आपकी एमआरएनए की चेन है, एमआरएनए की चेन पे ऊपर आके कौन जुड़ा, कौन, 30S आरआरएनए। 30S आरआरएनए के बाद कौन जुड़ा, टीआरएनए। किसका टीआरएनए, किसका टीआरएनए, मेथियोनिन का। मेथियोनिन का टीआरएनए जुड़ा, फिर नीचे से आके क्या जुड़ गया, 50S आरआरएनए। 50S आरआरएनए में कितने साइड, दो। कौन कौन सी, पी और ए। पी साइड में क्या मौजूद है, मेथियोनिन का टीआरएनए, मेथियोनिन का टीआरएनए। ए साइड क्या है, खाली। ए साइड में क्या आएगा, अगला टीआरएनए। अगले साइड, ए साइड में क्या आएगा, अगला टीआरएनए। जब दोनों का अगला टीआरएनए आ गया तो दोनों के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कौन से राइबोसोम से बनता है, 23S आरआरएनए। किससे बनता है, 23S आरआरएनए। ठीक, जैसे कि एंजाइम बनाइए क्या बढ़ेगा, आगे। ये आगे, अब मेरी बात समझते रहो। जैसे कि मैं बता रहा हूं, रुक जाना, सब समझ में आ जाएगा। क्या हुआ भाई, जैसे ही ये आपका क्या है, टीआरएनए, और ये आपकी क्या है, अमीनो एसिड। ये ऊपर वाला क्या है, टीआरएनए, ये क्या है, अमीनो एसिड। ये क्या है, टीआरएनए, ये क्या है, अमीनो एसिड। जैसे ही इन दोनों बीच के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये टीआरएनए क्या हो जाएगा, अलग। और ये अमीनो एसिड आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अमीनो एसिड आपस में क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये अब देखो, ये आगे बढ़ा तो ये वाला टीआरएनए क्या हो गया, अलग। ये वाला टीआरएनए क्या हो गया, अलग। जो यहां पर ए साइड में था वो कहां आ गया, पी साइड में। ए साइड क्या हो गई, खाली। ए साइड खाली होने की वजह से अगला टीआरएनए फिर से आएगा, अगला टीआरएनए फिर से आएगा। दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। दोनों के बीच में क्या बनेगा, दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। फिर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर ये कहां जाएगा, आगे। फिर ये प्रोसेस क्या चलती रहेगी, बार बार और बार बार चलती रहेगी। आपका क्या बन जाएगा, प्रोटीन। अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। कब तक जुड़ेंगे, स्टॉप कोडॉन के आने तक। कब तक जुड़ेंगे, स्टॉप कोडॉन के आने तक। स्टॉप कोडॉन के आने तक ये जुड़ेंगे। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, याद रख लेना। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। जब टीआरएनए नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी नहीं, ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगी। आपकी एमआरएनए क्या हो जाएगा, अलग। और आपकी प्रोटीन क्या हो चुकी है, तैयार। एमआरएनए अलग हो चुका है। एमआरएनए से जैसे ही प्रोटीन बन चुकी होती है,
mRNA से जैसे ही प्रोटीन बन चुकी होती है, कैप हटती है, टेल हटता है और mRNA को काट दिया जाता है। मेरी बात सुनना, जैसे ही mRNA से प्रोटीन बनती है, कैप हटती है, टेल हटती है और mRNA क्या हो जाता है, कट जाता है और mRNA क्या हो गया, डिग्रेड। हमारी प्रोटीन क्या हो चुकी है, तैयार। कोई दिक्कत, समझ में आई बात की नहीं? ठीक, तो आपके 5 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा स्टेप चार्ज ऑफ टीआरएनए। तीसरा स्टेप इनिशिएशन। तो ये वाला स्टेप को क्या बोलेंगे, इनिशिएशन। ये वाले स्टेप को क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन। और इस वाले स्टेप को क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। क्लियर है कि नहीं? तो हमारा टर्मिनेट होगी, हमारी प्रोटीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल, तो अभी तो जुड़ेगा भाई। टीआरएनए अमीनो एसिड नहीं आएगा तो टीआरएनए अकेले थोड़ी ना आएगा। क्लियर बात? खाली होगा टीआरएनए, फिर से वो चार्ज होने नहीं चला जाएगा। खाली टीआरएनए क्या करेगा, आगे चार्ज हो। अच्छा बेटा यहां पर देखो आप, ये जो आरएनए टीआरएनए आ रहा है, ये टीआरएनए खाली तो है, ये वाला, तभी तो ये चार्ज हो रहा है। तो जो खाली टीआरएनए होगा किसके लिए हो जाएगा, चार्जिंग के लिए चला जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। क्लियर है कि नहीं सारी बातें? किसी को कोई डाउट? छठा पॉइंट है कि जब हमारा ये राइबोसोम चलते हैं ऊपर और नीचे वाले, तो राइबोसोम को चलने के लिए जीटीपी का इस्तेमाल होता है। किसका, जीटीपी। कितनी जीटीपी, एक अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए एक एटीपी और 2 जीटीपी लगती है। कितनी, एक एटीपी और 2 जीटीपी। सब कुछ लिखा हुआ है, अब जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पहले 2 स्टेप हो चुके हैं। पहले 2 स्टेप कौन कौन से, चार्जिंग और एक्टिवेशन, या एक्टिवेशन और चार्जिंग। एक्टिवेशन और चार्जिंग होने वाले दोनों स्टेप हो चुके हैं। तो ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड विद द एमआरएनए फॉर्म्स 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। सही, ये बात समझ में आई? उसके बाद क्या कहता है कि देन फर्स्ट टीआरएनए, उसके बाद पहला टीआरएनए इनिशिएटर अमीनो एसिड के साथ किसके साथ बाइंड करेगा, 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ। उसके बाद लार्जर सब यूनिट आके बाइंड कर जाएगी उसके नीचे, और लार्जर सब यूनिट में कितनी साइड्स होंगी, 2। कौन कौन सी, पी साइड और ए साइड। पी साइड पेप्टाइडल साइड, ए साइड एक्सेप्टर साइड। ठीक, एक्सेप्टर साइड किसको एक्सेप्ट करेगी, अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगी टीआरएनए के साथ, और अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन। तो कोडॉन की सीक्वेंस से अगला अमीनो एसिड एक्सेप्ट होगा। अगला अमीनो एसिड एक्सेप्ट होने के बाद क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसकी मदद से बनेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में 23s और यूकैरियोट्स में 28s। सवाल पूछा गया है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, ऐसा नहीं पूछा गया कौन सा राइबोसोम एंजाइम की तरह एक्ट करता है, कौन सा राइबोसोम एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो 23s किसमें एक्ट करता है, प्रोकैरियोट्स, और 28s किसमें एक्ट करता है, यूकैरियोट्स। ये एंजाइम की तरह तो एक्ट कर रहे हैं, कौन से एंजाइम की तरह, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक, तो आपका इनिशिएशन हो चुका है। इनिशिएशन फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्रोकैरियोटिक में 3 है, यूकैरियोटिक में टोटल 9 है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द इनिशिएशन फैक्टर। तो इनिशिएशन कराने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है, बस इतना याद कर लेना। ठीक, इनिशिएशन के बाद क्या हो जाएगा आपका, इलॉन्गेशन। आफ्टर इनिशिएशन राइबोसोम मूव फॉरवर्ड, किस डायरेक्शन में, 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ जीटीपी, किसकी मदद से, जीटीपी। अगर कोई चीज चलेगी तो पैसा तो लगेगा, तो अगर राइबोसोम चल रहे हैं तो पैसा लगेगा। पैसा किस फॉर्म में लगेगा, जीटीपी। किस फॉर्म में, जीटीपी। ठीक, आगे की बात करते हैं। ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ए साइड क्या हो जाएगी, खाली। जैसे कि आपका आगे बढ़ेगा, पी दोनों बॉन्ड जुड़ चुके हैं, और ए साइड क्या हो जाएगी, खाली। ए साइड के ऊपर क्या आएगा, अगला टीआरएनए, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर ए साइड खाली, फिर अगला टीआरएनए, फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस क्या रहेगी, चलती रहेगी। और इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं जो इस हमारे राइबोसोम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे याद रखना, कुछ इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर होते हैं, कुछ टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं। कभी पूछा नहीं गया इनके नाम, तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, टर्मिनेशन, प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन इज कंटिन्यू। इलॉन्गेशन होता रहेगा, कब तक होता रहेगा,
जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज्ड बाय रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर आएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग कर देगा, राइबोसोम की सब यूनिट डिसोसिएट कर जाएगी। अब क्या होगा, देखो पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, प्रोटीन की चेन बन चुकी है, एमआरएनए के ऊपर वो राइबोसोम तो लगे हैं अभी भी ना, हाँ या नहीं? प्रोटीन की चेन बन चुकी है, राइबोसोम लगे हुए हैं, तो राइबोसोम क्या होंगे, अलग, एमआरएनए क्या होगा, डिग्रेड। राइबोसोम क्या होंगे, अलग, एमआरएनए क्या होगा, डिग्रेड। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एक एटीपी 2 जीटीपी रिक्वायर्ड होती है अमीनो एसिड बनाने के लिए ट्रांसलेशन के दौरान। तो अगर एक अमीनो एसिड को दूसरी अमीनो एसिड से जोड़ना है तो कितना एटीपी चाहिए, एक। कितनी जीटीपी चाहिए, 2। एक एटीपी का, हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, क्लियर है कि नहीं? तो हमारे एक अमीनो एसिड को लाके जोड़ने के लिए कितनी एटीपी चाहिए, एक एटीपी और 2 जीटीपी। ये हमारा ट्रांसलेशन खत्म। क्लियर है कि नहीं? ट्रांसलेशन टोटल कितने स्टेप, 5। पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा चार्ज ऑफ टीआरएनए, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा इलॉन्गेशन की। मैं सबसे पहले इनिशिएशन की बात करूंगा। तो इनिशिएशन में क्या रहेगा आपका, एमआरएनए। एमआरएनए पे आके क्या जुड़ेगा, 30s आरआरएनए। 30s आरआरएनए के बाद कौन जुड़ेगा, टीआरएनए। टीआरएनए के बाद 50s आरआरएनए। 50s आरआरएनए जुड़ेगा, फिर कौन सी साइड खाली रहेगी, ए साइड पे क्या आएगा, टीआरएनए। दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन बनाएगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। प्रोकैरियोट में कितने से, प्रोकैरियोट में कौन सा, 23s, यूकैरियोट में 28s। ठीक, बॉन्ड बनेगा, टीआरएनए क्या हो जाएगा, अलग। हमारा राइबोसोम की यूनिट क्या बढ़ेगी, आगे। ए साइड क्या हो जाएगी, खाली। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, स्टॉप कोडॉन आएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएगा, अलग। राइबोसोम क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। एमआरएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो चुकी है। तो हमने सारी चीजें पढ़ ली, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब कुछ बातें हैं, आप कुछ बातें याद कर लें बस। टर्म किसने क्या टर्म दिया, बस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यानी कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बीडल और टैटम। तो बीडल और टैटम कहते हैं कि एक जीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। गलत बोल दिया, एक जीन एक प्रकार का एंजाइम बनाती है। एक जीन एक प्रकार का एंजाइम, ये शब्द किसने दिया, बीडल टैटम। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये किसने टर्म दिया, इंग्राम। ये रट लेना, मैं बता दे रहा हूं, ये रट लेना। वन जीन वन एंजाइम, बीडल टैटम। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, इंग्राम। वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, इंग्राम। ये टर्म दिया। इसके बीच में भी कुछ कहानियां थी, मैंने उसको सब हटा दिया है, कहीं पर पूछा नहीं जाता, काट पीट दिया है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो इतनी सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? अब हमारे 3 टॉपिक्स बचे हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसके बाद हमारा बचा है क्या कहते हैं, एचजीपी और लैग उपरान, इसी में आ जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। ठीक, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? रिप्लिकेशन क्लियर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। देखो बेटा, आज जाके पढ़ना सारी चीजें, नोट्स पढ़ना। देखो ज्यादा भागो नहीं, सिंपल पहली बात। ठीक, जेनेटिक्स में अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक, आप एनसीईआरटी पढ़ लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो हमसे आके मिल लेना, हमको फिर पढ़ा देना। ठीक, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, भरोसा रखो। आप नोट्स पढ़ो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो डाउट्स हो, आज जितना पढ़ाएगा उतने क्वेश्चन आज ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, जितना आज पढ़ाएगा उतने क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेना। सेक्शन सी बाद में सॉल्व करना, और क्या है, उसमें अलग अलग नहीं होते हैं, उसमें सीक्वेंस वाइज भी तो होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। जो सेक्शन ए होता है तो उसमें तो अलग अलग ही है ना, तो जहां तक पढ़ाया गया उतने सवाल सॉल्व कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम बताते हैं। ठीक, चलो, मैंने पहले भी बात बताई, जब हम बड़े थे, जब हम छोटे थे, ठीक, तो जब हम छोटे थे तो हमारी बोन्स की ग्रोथ की आवश्यकता थी। जब हम छोटे थे तो हमारे बोन्स की ग्रोथ की आवश्यकता थी। तो बोन्स की ग्रोथ की आवश्यकता थी तो बोन्स की सेल्स डिवाइड होती थी। बात सुन में, हम बड़े हो गए तो हमारी जिंदगी भर क्या बोन्स की सेल्स डिवाइड करती रहती हैं? हमारी जिंदगी भर बोन्स की सेल्स डिवाइड नहीं करती। तो क्या होता है, बचपन में कौन डिवाइड करता है, काम करता है, बोन्स की सेल्स। बड़े होने पर हो सकता है मसल्स डेवलप करें,
बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हर हमारी बॉडी में एक सेल के अंदर सारे जीन्स मौजूद होते हैं। पहली भी बात बताइए ना, हमारी बॉडी में एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स के अंदर सारे के सारे जीन्स होते हैं कि नहीं? पर वो जैसे कि मैं क्या करूं, आंखें किसके काम आती हैं? देखने के, ठीक, और बाकी हमारा माउथ किसी और दूसरे चीज के काम आ रहा है। तो मेरी बात समझना, अलग अलग चीज अलग अलग काम आ रही है। अब अलग अलग चीज अगर अलग अलग काम आ रही है तो उसके लिए अलग अलग मॉडिफिकेशन हुए होंगे कि नहीं? अलग अलग एक्सप्रेशन हुआ होगा कि नहीं? तो जिस चीज की जहां आवश्यकता है वो चीज वहां पर काम करे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमारे सेल में, हर सेल में देखो, हमारी उंगली में जो सेल्स है इसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर ऐसी जीन बना सकती है जो आंखों के अंदर मौजूद है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारी उंगलियों के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर भी ऐसे एंजाइम्स हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो रेटिना में जो पिगमेंट है वो बना सकता है, पर वो यहां पर बना नहीं रहा। उसका काम क्या है? दूसरा। आंखों में जो सेल्स है उसका काम क्या है? दूसरा। समझ पा रहे हो? तो जिस चीज की जहां पर जरूरत है वो चीज वहीं पर काम करती है। लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे जीन साथ में मौजूद होते हैं, ठीक, बट डिजायर्ड जीन एक्सप्रेस एट डिजायर्ड टाइम, यानी कि जिस चीज की जब जरूरत होती है तभी वो चीज एक्सप्रेस होती है। आधे लोगों को नींद आ रही है, एक्टिवेट हो जाओ, सुन लो, ठीक। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल द जीन्स सारे के साथ में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो हमारी हर सेल के अंदर सारी तरह के जीन्स मौजूद हैं, पर जब जिसकी जरूरत है तभी वो चीज एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक छोटा सा बीज बोता हूं, मैंने एक बीज लिया उसको बोया, तो उसमें किसकी जरूरत है? जर्मिनेशन की। जब मैंने बीज बोया तो उसमें किसकी जरूरत है? जर्मिनेशन। तो कौन से एंजाइम एक्टिवेट होंगे? जर्मिनेशन वाले। लेकिन अगर एक प्लांट बड़ा हो गया तो उसके अंदर जर्मिनेशन वाले एंजाइम की जरूरत है, तो वो वाला एंजाइम नहीं करेगा, फिर कौन सा एंजाइम करेगा? फ्लावरिंग वाला। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर बात लिखी हुई है, जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेटिंग एंजाइम काम करता है, लेकिन फ्लावरिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है पर वो काम नहीं करता। उसी प्रकार जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कौन से काम करता है? फ्लावरिंग वाला, और आपका जर्मिनेशन वाला काम नहीं करता। तो जिस जीवन के जिस समय में जिस एंजाइम की जरूरत होती है वही एंजाइम बनाए जाते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है? 4 चीजें कंट्रोल करती हैं। अब बताते हैं, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि कोई प्रोटीन ना बने। हमारी बॉडी में कोई जीन है, ठीक, जीन है, और जीन से क्या बनती है? अल्टीमेटली प्रोटीन। अच्छा, जीन्स को क्यों बोलूं? जीन्स को क्या बोलूं? कोडॉन्स है। कोडॉन से क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। मैं चाहता हूं प्रोटीन ना बने, तो क्या क्या कर सकता हूं? सोचो। मैं चाहता हूं कि प्रोटीन ना बने, हाँ तो बताओ, बहुत सारे स्टेप हैं। स्टॉप कोडॉन तो यार वहां तक पहुंचा ही देगा, प्रोटीन तो बना ही देगा। पहला स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दूं। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा नहीं तो प्रोटीन बनेगा नहीं। तो पहला स्टेप हम कहां पर रोक सकते हैं? कहां पर? ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर दें? रोक दें। मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो भी गया तो हम उसमें स्प्लाइसिंग ना होने दें। बात समझ में आ रही कि नहीं? कहां पर रोक सकते हैं वो मैं बात कर रहा हूं कि हमें प्रोटीन बनने तक पहुंचने नहीं देना। तो पहला क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दे। दूसरा स्टेप क्या है? स्प्लाइसिंग ना होने दे। तीसरा स्टेप क्या है? न्यूक्लियस से एमआरएनए को बाहर ही निकलने ना दे। अगर न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर निकल गया तो ट्रांसलेशन को होने ना दे। तो 4 स्टेप में हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। हम नहीं चाहते कि प्रोटीन बने, हम नहीं चाहते कि प्रोटीन बने। तो अगर हम देखो, बचपन में डाइजेशन में पढ़ा सबने, ठीक, कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम बच्चों में रिक्वायर्ड होता है। हम लोग में क्या रिक्वायर्ड होता है? रेनिन। हाँ या नहीं? याद आया? हाँ या नहीं? दिमाग। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों में किसकी जरूरत है? लैक्टेज। किसकी? रेनिन। और हम लोग में किसकी? पेप्सिन। आप में सही हुआ, ठीक। बच्चों में किसकी जरूरत है? रेनिन। और बड़ों में किसकी जरूरत है? पेप्सिन। अब मान लो हम लोग के अंदर तो रेनिन है नहीं, तो बच्चों में क्या सिंथेसाइज हो रहा है? रेनिन। लेकिन रेनिन हमारे में सिंथेसाइज नहीं हो रहा। तो जब हम बड़े हुए, हम नहीं चाहते कि पेप्सिन अगर काम कर रहा है तो रेनिन को क्यों सिंथेसाइज करना? हम नहीं चाहते कि रेनिन बने। रेनिन क्या है? एक एंजाइम। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। तो हम नहीं चाहते रेनिन नाम की प्रोटीन बने। तो अगर रेनिन नाम की प्रोटीन को हम बनने नहीं देना चाहते तो 4 जगह कहां रोक सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग और ट्रांसफर और ट्रांसलेशन। सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? तो इन सब जगह पर हम रोक सकते हैं, ठीक। इन यूकैरियोटिक सेल,
यूकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया था जैकब एंड मोनार्ड ने। ठीक, सॉरी जैकब एंड मोनार्ड नहीं, यहां पे लिखा होगा, अभी रुको बताते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक सेल में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया था ब्रिटन एंड डेविडसन ने जीन बैटरी मॉडल में। किसमें एक्सप्लेन किया था? जीन बैटरी मॉडल, ब्रिटन एंड डेविडसन। ठीक, उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जीन्स में कितने कंपोनेंट होते हैं? 5। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, रिसेप्टर, इंटीग्रेटर, सेंसर और इनहेंसर। ठीक, रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसेप्टर क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा। सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये इंटीग्रेटर को भेज देगा। इंटीग्रेटर किसको भेज देगा? सेंसर। और सेंसर किसको भेज देगा? प्रोड्यूसर। मेरी बात समझ में आ रही है? सीक्वेंस में समझो, याद रखना कि 5 कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हमें कोई चीज बनानी है तो सबसे पहले सिग्नल को क्या होना चाहिए? रिसीव। कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर सिग्नल को किसको भेजेगा? इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर किसको भेजेगा? सेंसर। सेंसर किसको भेजेगा? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर क्या करेगा? काम करेगा। और प्रोड्यूसर अगर काम करेगा तो इनहेंसर और साइलेंसर उस प्रोसेस को क्या करेंगे? रोकेंगे या फिर बढ़ाएंगे। समझना मेरी बात को कि अगर कोई जीन बनना चाह रही है तो उस जीन को बनाने के लिए हमको कोई ब्रेन से सिग्नल मिलेगा। अगर ब्रेन से सिग्नल मिला तो सिग्नल कहां आएगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर सिग्नल को कहां भेजेगा? इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर सिग्नल को सेंसर। सेंसर किसको भेजेगा? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर अपना काम करेगा। प्रोड्यूसर ही तो चीजों को प्रोड्यूस करेगा। अब इस प्रोड्यूसर चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, इसको रोका भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तो रोकेगा बढ़ाएगा कौन? इनहेंसर और साइलेंसर। इनहेंसर प्रोसेस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। साइलेंसर प्रोसेस को क्या करेगा? रोकेगा। तो हमारी बॉडी में सारी की सारी जीन्स एक साथ एक्सप्रेस कर जाए जरूरी नहीं है। जब जिस चीज की जरूरत होगी तभी वो चीज एक्सप्रेस करेगी। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो हमारी यूकैरियोटिक सेल में जीन के एक्सप्रेशन को किसने एक्सप्लेन किया? ब्रिटन और डेविडसन। किसमें एक्सप्लेन किया? जीन बैटरी मॉडल। कितने कंपोनेंट बताए? 5। कौन कौन से? रिसेप्टर, इंटीग्रेटर, सेंसर, प्रोड्यूसर, इनहेंसर और साइलेंसर। टोटल कितने कंपोनेंट? 5। ठीक, अब तो ये तो कंपोनेंट इन्होंने बताया। इसके बाद बताया गया हमारी बॉडी 2 तरह से काम कर सकती है। ठीक, एक इंड्यूसिबल, एक रिप्रेसिबल। मेरी बात समझना, एक चीज होती है इंड्यूसिबल, एक चीज होती है रिप्रेसिबल। ठीक, इंड्यूसिबल का मतलब है किसी चीज को शुरू करना, रिप्रेस का मतलब है रोक देना। तो अभी मेरी बात समझना, सबसे पहले बताया था इसको किसने? जैकब एंड मोनार्ड ने। किसमें बताया था? लैक ओपेरॉन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। क्या पढ़ते हैं? लैक ओपेरॉन मॉडल। ठीक, आज लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे, कल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ेंगे। लैक ओपेरॉन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। लैक ओपेरॉन का दूसरा नाम है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश करना। जब 12th में पढ़ते हैं तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक, समझ में नहीं आता स्किप कर देते हैं, बहुत ही आसान है। लैक ओपेरॉन मॉडल की बात हम करते हैं। ठीक, लैक ओपेरॉन को क्या कहा जाता है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन में टोटल कितने कंपोनेंट है? 4। लैक ओपेरॉन में कितने कंपोनेंट? 4। कौन कौन से? रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल। रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल। ठीक, आई लिखा है, क्या लिखा है? रेगुलेटर को आई को इनहिबिटर कभी भी मत समझना, दिमाग याद रख लेना। ठीक, जो पहली जीन है उसका क्या नाम है? आई जीन। आई जीन का क्या नाम है? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन इनहिबिटर जीन नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। इनहिबिटर है, सॉरी। रेगुलेटर क्या है आपकी? इनहिबिटर। इंड्यूसर नहीं है। लेट मी करेक्ट, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो मेरी बात समझना। ठीक, इसके टोटल कितने कंपोनेंट है? 4। आई कंपोनेंट है, फिर आपका पी कंपोनेंट है, फिर आपका ओ कंपोनेंट है, फिर क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। आई फॉर इनहिबिटर, पी फॉर प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, एस फॉर स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, तुमने अगर दही नहीं खाई, यानी कि तुमने लैक्टोज नहीं खाया। ठीक, अगर तुमने लैक्टोज नहीं खाया तो तुम्हारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम बनना चाहिए। अगर तुमने लैक्टोज नहीं खाया तो लैक्टेज एंजाइम की आवश्यकता है। जब तुम कैसे आवश्यकता है? लैक्टोज जो तुमने खाया ही नहीं तो लैक्टेज एंजाइम की क्यों आवश्यकता होगी? लैक्टोज को क्यों तोड़ेगा वो? मेरी बात समझना। ठीक, अगर तुमने लैक्टोज जब खाया, मेरी बात समझते ना, लैक्टोज जब तुम खाओगे तभी तो लैक्टोज को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, हाँ या नहीं? ठीक, तो 2 कंडीशन है। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर लैक्टोज अगर एब्सेंट है, तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर लैक्टोज एब्सेंट है, तुमने लैक्टोज नहीं खाया, तो क्या होगा? समझते रहना, बहुत ही आसान है। ठीक, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा? आई फॉर क्या है?
आई फॉर इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या सिंथेसाइज करेगा? एक्टिव रिप्रेसर। रिप्रेसर बोले या इनहिबिटर बोलो, बात क्या है? सेम। इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, रिप्रेसर मतलब रोकने वाला। ठीक, तो आई क्या सिंथेसाइज करेगा? एक्टिव रिप्रेसर। आई क्या सिंथेसाइज करेगा? एक्टिव रिप्रेसर। एक्टिव रिप्रेसर सिंथेसाइज होगा और कहां जाके कंबाइन करेगा? ऑपरेटर में। किसमें कंबाइन करेगा? ऑपरेटर। और जब ये एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर में कंबाइन कर जाएगा तो ये जो प्रमोटर था, ये प्रमोटर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी बात समझना कि जब आपका रिप्रेसर किसके साथ कंबाइन कर गया? ऑपरेटर के साथ, तो प्रमोटर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और प्रमोटर आगे नहीं बढ़ पाएगा तो एमआरएनए नहीं बनेगी। बात समझ में आएगी? तो तुम्हारी बॉडी में जब लैक्टोज नहीं था, तुम्हारी बॉडी में जब लैक्टोज नहीं था तो लैक्टेज एंजाइम नहीं बना। क्या बनने की जरूरत है? मेरी बात सुन, लैक्टोज को डिग्रेड करने की कोई जरूरत है? जब है ही नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब मान लो तुम्हारी बॉडी में लैक्टोज था, अगर लैक्टोज था तो आई क्या बनाता था? एक्टिव रिप्रेसर। आई क्या बनाता था? एक्टिव रिप्रेसर। और एक्टिव रिप्रेसर किसके साथ अब कंबाइन करेगा? लैक्टोज के साथ। ये ऑपरेटर के साथ कंबाइन नहीं करेगा। किसके साथ कंबाइन करेगा? लैक्टोज के साथ। और क्या बनाएगा? लैक्टोज रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? लैक्टोज रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। और ये तुम्हारा ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारी स्ट्रक्चरल जीन आगे बढ़ेगी और क्या बन जाएगा? एमआरएनए। तो लैक्टोज है तभी तो लैक्टेज बना, वहां पर लैक्टोज नहीं था तो लैक्टेज बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहां पर क्या है? इंड्यूसिबल। लैक ओपेरॉन को मैंने क्या नाम दिया था? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। यानी कि जब लैक्टोज होगा तभी वो काम करेगा, जब लैक्टोज होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। लैक ओपेरॉन के 4 कंपोनेंट होते हैं, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर एक रिप्रेसर सिंथेसाइज करता है, वो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर लेता है और एमआरएनए को बनने नहीं देता। ठीक, लेकिन अगर मैं लैक्टोज को मीडियम में डाल दूं तो लैक्टोज किसके साथ कंबाइन कर जाता है? आपका रिप्रेसर के साथ। क्या बनना लेता है? एक्टोज रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। और लैक्टोज रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है तो प्रमोटर क्या बना लेता है? स्ट्रक्चरल जीन, या फिर क्या बना लेता है? एमआरएनए। ठीक, एमआरएनए बना लेता है। हेंस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव और एमआरएनए बन जाता है। सिंस दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि जो एंजाइम्स, जो एमआरएनए से चीजें बन रही थी वो तभी बनती हैं जब लैक्टोज उसमें होता है। तो लैक्टोज किसके तरह एक्ट करता है? रिप्रेसर की तरह। लैक्टोज किसके तरह एक्ट करता है? रिप्रेसर की तरह। तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज रिप्रेसर की तरह काम करते हैं। लैक ओपेरॉन निगेटिव रेगुलेशन करता है, यानी कि जब है तब नहीं बनेगा और जब नहीं, जब नहीं है तो नहीं बन रहा है और जब होगा तो बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल। जब लैक्टोज मीडियम में नहीं तो लैक्टेज की आवश्यकता नहीं है, जब लैक्टोज मीडियम है तो लैक्टेज की आवश्यकता है। कल हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। इतनी बातें क्लियर की नहीं? ठीक, तो कल आप लोग लैक ओपेरॉन तक पढ़ के आएंगे सब के सब। कल ये चैप्टर खत्म, परसों इस चैप्टर के डाउट्स और परसों हमारा इवोल्यूशन शुरू। 7 चैप्टर्स बचे हुए हैं, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी के 2 और वो 4, 7 चैप्टर्स हमको 15 तारीख तक खत्म करने हैं। ठीक, तो आप भी सीट बेल्ट बांध लें, रोज 3-3 घंटे की क्लास लें और पढ़ाई करते रहें। ठीक।